स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज हब के इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक एपिसोड में, जहां हम इतिहास की गलियों से निकालेंगे वो सच्चाइयां जो आज भी हमारे समाज, आस्था और व्यवस्था को दिशा देती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस युग में जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा गया, यानी गुप्त काल। लेकिन क्या ये युग सचमुच स्वर्णिम था या इसकी चमक में छिपे थे कुछ गहरे रहस्य? कल्पना कीजिए, आप पाटलिपुत्र के एक ऊंचे महल में खड़े हैं। चारों तरफ वैभव, सोने के शिखर और संस्कृत के उच्चारण गूंज रहे हैं। लेकिन इसी चकाचौंध के नीचे एक समाज पल रहा है, जिसमें जाति, धर्म और सत्ता का गहरा मेल है। आइए जानते हैं गुप्त काल का समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था, एक ऐसी कहानी के रूप में जिसे जानना हर यूपीएससी छात्र के लिए अनिवार्य है। गुप्त युग का समाज एक मजबूत ढांचे में बंधा था, वर्ण व्यवस्था के 4 पायों पर। लेकिन अब यह व्यवस्था धीरे धीरे कठोर हो चुकी थी। ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि, क्षत्रियों को सत्ता, वैश्य को व्यापार और शूद्र को श्रम। एक ऐसा बंटा हुआ संसार जिसमें उन्नति सीमित थी। लेकिन यहां एक रोचक बदलाव भी हुआ। शक, हूण, कुषाण जैसे विदेशी समुदायों को क्षत्रिय के रूप में समाज में जगह मिली, यानी सत्ता ने वर्ण व्यवस्था को भी झुका दिया। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, महिलाओं की स्थिति। कालिदास की कविताओं में स्त्रियां सुंदर, बुद्धिमान और सजीव हैं। लेकिन वास्तविकता में सती प्रथा की शुरुआत, बाल विवाह और महिलाओं का अधिकारों से वंचित होना दिखता है। नगरों में व्यापारिक श्रेणियां, गिल्ड्स सक्रिय थीं, लेकिन गांवों में जाति व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियां मजबूत हो चुकी थीं। यह समय भारत के 2 रूपों की शुरुआत का संकेत देता है: प्रगतिशील नगर बनाम परंपरागत गांव। धर्मगुप्त युग की आत्मा था, लेकिन यहां एक क्रांति हो रही थी, शांत और गहरी। हिंदू धर्म अब केवल वेदों और यज्ञों तक सीमित नहीं था, अब भगवान सजीव मूर्तियों में आ चुके थे। भक्ति का बीज पड़ चुका था। विष्णु, शिव और देवी मंदिरों का निर्माण हुआ। पुराणों की रचना से धर्म जनसामान्य तक पहुंचा। राजा खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करने लगे। अश्वमेध यज्ञ इसका उदाहरण था। बौद्ध धर्म की चमक अब फीकी पड़ने लगी थी। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अब व्यापारी वर्ग के सहयोग से चल रहे थे, न कि सम्राटों से। महायान बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में इतनी समानता हो गई कि दोनों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। जैन धर्म भी अब सीमित क्षेत्रों तक रह गया। धर्म का राजनीतिक उपयोग और सामाजिक समावेश इस युग की विशेषताएं थीं। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हर सभ्यता को खड़ा करती है, अर्थव्यवस्था। गुप्त युग की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। गंगा की उपजाऊ भूमि, कुएं, तालाब और स्थानीय सिंचाई प्रणाली इस व्यवस्था की रीढ़ थी। लेकिन भूमिदान की परंपरा, यानी करमुक्त भूमि देना, धीरे धीरे राज्य की आय कम करने लगी। राजाओं द्वारा जारी की गई सोने की मुद्राएं, दिनार, आज भी गुप्तकाल की समृद्धि का प्रतीक है। इन पर छपे चित्र संस्कृति, कला और शक्ति के प्रतीक थे। लेकिन जब रोम के साथ व्यापार कम हुआ तो सोने की जगह चांदी और तांबे की मुद्राएं चलन में आ गईं। यह था आर्थिक संकट का पहला संकेत। भीतरी व्यापार, व्यापारिक गिल्ड, शिल्प, सब कुछ चरम पर था। लेकिन 6ठी सदी तक नगरों का पतन, मुद्रा की कमी और ग्रामीणकरण की शुरुआत हो चुकी थी। यह बदलाव हमें दिखाता है कि कैसे एक समृद्ध अर्थव्यवस्था समय के साथ अपने ही भीतर से संकट को जन्म देती है। यूपीएससी के लिए मुख्य बिंदु: समाज, वर्ण व्यवस्था की कठोरता, महिलाओं की स्थिति में गिरावट। धर्म, भक्ति भावना की शुरुआत, धार्मिक सहिष्णुता और ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व। अर्थव्यवस्था, कृषि पर निर्भरता, भूमिदान की परंपरा, व्यापार का उत्कर्ष और धीरे धीरे शहरी व्यवस्था का क्षय। गुप्त युग ने हमें कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म की नई ऊंचाइयां दी। लेकिन इस उजाले के पीछे छिपे थे सामाजिक कठोरता, आर्थिक असमानता और सत्ता की केंद्रीकरण की चुनौतियां। यह युग उतना ही गूढ़ है जितना गौरवशाली। यूपीएससी छात्र के लिए यह केवल इतिहास नहीं, एक अध्ययन है, परिवर्तन, सत्ता, समाज और आस्था का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे।
ऐसे ही और ऐतिहासिक, रोचक और यूपीएससी परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सिविल सर्विसेज हब पर।